बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक टॉर्क जो है इस पे डिस्कशन करेंगे। टॉर्क होता है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के टर्निंग इफ़ेक्ट को हम टॉर्क का नाम देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर जगह अगर आप लीनियर फोर्स एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे तो वो बॉडी हर तरह की मोशन में आ जाए। हर तरह की मोशन मीन्स आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन होती है, सर्कुलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है। तो अगर आप किसी बॉडी पे लीनियर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ये आपके पास कोई भी बॉडी है, आप इस पर लीनियरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी लीनियरली मूव ही करेगी। तो टर्निंग इफ़ेक्ट की बात हमने क्यों की? अगर आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के अंडर बॉडी जो है रोटेट करने लग जाए, तब हम उसको नाम देंगे टॉर्क का, मीन्स टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आपके पास एक डोर है, आपने इसको ओपन करना है। ये डोर के हैंडल पे अगर आप फॉरवर्ड मींस पैरेलल फोर्स अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और इस साइड पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो डोर ओपन नहीं होगा। डोर को ओपन करने के लिए आपको इसके हैंडल पे डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई करनी होगी, तो तब ये जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह अगर आपके पास कोई बॉब के लिए बॉब जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, इसको रोटेट करने पे डोर ओपन होगा। तो अगर आप इसको अंदर की तरफ प्रेस करें या बाहर की तरफ खींचें तो डोर ओपन नहीं होगा। यहाँ भी ज़रूरी है कि आप इस पर एक टर्निंग फोर्स जो है वो अप्लाई करवाएं। जैसे यहाँ आपके पास अगर गाड़ी का स्टीयरिंग है, आप इसको दबाते हैं इसके एक्सिस पे या इसको बाहर की तरफ जो है पुश करते हैं तो ये स्टीयरिंग मूव नहीं करेगा। स्टीयरिंग को मूव करवाने के लिए आपको इसका जो एक्सिस है उसके किसी भी डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई करनी होगी। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आपने ये दो फोर्सेस अप्लाई की तो ये जो स्टीयरिंग है वो रोटेट करने लग जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एक बाउटल है, आपने इसको ओपन करना है तो इसका जो कैप है, अगर वो स्क्रू कैप है मीन्स रोटेट करने पे खुलेगा। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ धकेलें या नीचे की तरफ करें तो ये कैप जो है ये ओपन नहीं होगी। इसके लिए भी आपको एक टर्निंग इफ़ेक्ट के अंडर फोर्स अप्लाई करनी होगी। बेसिक जो यहाँ हमारे पास बुक में एग्जांपल ली गई है वो एक स्पिनर की ली गई है कि आपने एक स्पिनर की मदद से नट ओपन करना है। इसको आप नट ओपनर भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ये आपके पास स्पिनर है, ये आपके पास नट का एक्सिस जिसके गिर्द ये रोटेट करता है, इसको आप नाम देते हैं पिवट पॉइंट का, या आप इसको कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, इस केस में इन तमाम केसेस में आपने एक्सिस पे फोर्स अप्लाई नहीं की। मींस अगर आपने किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो आप उसके एक्सिस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसके एक्सिस के स्ट्रेट लाइन में किसी भी जगह आप फोर्स जो है वो अप्लाई करके उसको रोटेट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप इस एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करके स्पिनर को घुमा सकते हैं। एल जो है इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म का नाम देते हैं, मोमेंट आर्म। और इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मीन्स परपेंडिकुलर एफ पे, ये देखें ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, जो कि यहाँ एल से शो किया गया। यहाँ आप फोर्स एफ अप्लाई करेंगे एल डिस्टेंस पे तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। तो हम कह सकते हैं टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है एल एंड एफ का, मीन्स मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट आपके पास टॉर्क होता है। यहाँ आपके पास एक स्पिनर दिखाया गया है। ये हमारे पास एक स्पिनर है, ये इसका पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर आप पिवट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी ये स्पिनर रोटेट नहीं करेगा। अगर आप इस पे पैरेलल या एंटी पैरेलल मींस किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये सिर्फ एक ही केस में रोटेट कर सकता है, अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स मोमेंट आर्म के किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलरली लग रही हो। आप ये देखें यहाँ आपके पास एल और एफ़ के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। टॉर्क आपने क्या पढ़ा? एल एफ। अगर टॉर्क के यूनिट की बात की जाए इसे आप एफ एल भी लिख सकते हैं।
फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 हो। सपोज़ आप जो है ये फोर्स परपेंडिकुलर इस पे अप्लाई नहीं करते, वो कोई और एंगल बना रही है 30, 60 या कोई भी और किसी एंगल पे आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कुछ इस तरह केस हो, ये आपके पास L है और ये आपके पास फोर्स F है, ये कोई एंगल और बना रही है 90 के अलावा, 90 से कोई छोटा एंगल बना रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये अगर आपके पास है एंगल थीटा, इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपके पास क्या होगा, F कॉज ऑफ थीटा और ये क्या है, F साइन ऑफ थीटा। अगर आप कंपोनेंट लें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस F कॉस थीटा, तो आप देखेंगे कि इस स्पेनर में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस फोर्स का वो कंपोनेंट लें जो इस L पे परपेंडिकुलर है, जो कि F साइन थीटा है, तब आपके पास इस स्पेनर में रोटेशन पैदा होगी। तो इस केस में आपके पास टॉर्क क्या होगा, F साइन ऑफ थीटा इंटू L, इसे आप लिख सकते हैं F L साइन ऑफ थीटा। यहाँ अगर आप टॉर्क की वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे, क्योंकि देखें फोर्स आपके पास डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी है और L क्या है, आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, तो ये आपके पास एक तरह का पोजीशन वेक्टर है L। तो दोनों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टॉ इक्वल टू F L साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, कोई भी इसकी जो है डायरेक्शन आप लें। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर यहाँ पे डेफिनेशन आप अप्लाई करें, दैट L क्रॉस F, तो ये आपके पास टॉर्क का जो है फार्मूला है L क्रॉस F, दैट टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी पे अगर आप टॉर्क अप्लाई करें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी आपके पास एक ऐसी बॉडी है, अगर आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, मीन्स उसके पार्टिकल जो हैं वो अनचेंज रहेंगे जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो रिजिड बॉडीज़ हैं, R और F की हमने बात की। R F मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो आप मोमेंट आर्म को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, फोर्स को भी कर सकते हैं। वन बाय वन हम दोनों को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इस केस में देखें, अगर आप फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इसको इंक्रीज़ कर दें, जो वेक्टर R की लाइन है, अब ये इनके दरमियान एंगल थीटा। फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो क्या करना होगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा एंड दैट इज़ F साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज़ F कॉस थीटा। F कॉस थीटा और R देखें एक स्ट्रेट लाइन पे हैं दोनों, तो यहाँ अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी रोटेट नहीं होगी। तो यहाँ जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज़ F साइन थीटा। आप इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम लेके, दैट इज़ F साइन ऑफ थीटा। ये डिस्टेंस मोमेंट आर, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स जब आप F साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो इसमें रोटेशन पैदा होगी। यहाँ आप टॉर्क लिख सकते हैं, फोर्स को आपने रिजॉल्व किया तो हम लिखेंगे F साइन ऑफ थीटा, मीन्स फोर्स का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क क्या आएगा हमारे पास, R F साइन ऑफ थीटा। अगर हम इस रिजिड बॉडी की बात करें तो R भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ हम क्या करेंगे, फोर्स की बजाय मोमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा,
ये आपके पास मोमेंट आर्म है वेक्टर। फोर्स को आप, अच्छा ये मैंने इस साइड पे क्यों वेक्टर नोटेशन लगाई, क्योंकि हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल। दो वेक्टर्स की आपने अगर उनके डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो राइट हैंड रूल लगा के करते हैं। उसमें आप दो वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन करते हैं। फोर्स को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर दें। अब आपके पास वेक्टर आर को आपने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ये इसका कंपोनेंट होगा एफ साइन ऑफ थीटा, ये एंगल है, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। यहाँ देखें आर साइन ऑफ थीटा एंड आर कॉस ऑफ थीटा। आर कॉस ऑफ थीटा और फोर्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं, तो यहाँ आपके पास कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। आर साइन ऑफ थीटा देखें तो ये इस फोर्स वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा वो आर साइन ऑफ थीटा की वजह से पैदा होगा। यहाँ हम इक्वेशन लिख सकते हैं टा इक्वल टू एफ इंटू आर साइन ऑफ थीटा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ आर साइन ऑफ थीटा। तो दो वेक्टर जैसे आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ ए बी की जगह आर एफ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, एंड सिमिलरली टा इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क हमारे पास क्या है, यहाँ हम एक और छोटे से हिंट के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। के टॉर्क कब क्लॉकवाइज होगा या कब एंटी क्लॉकवाइज, या पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। हमने बात की थी कि अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप उसके लिए राइट हैंड रूल लगाते हैं, और राइट हैंड रूल में आपने क्या किया था, जो दो वेक्टर्स जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उनकी टेल को आपने ज्वाइन कर दिया। तो अगर इस केस में हम देखें, ये मोमेंट आर्म है और ये इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, और ये उनकी टेल को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ अगर मैं इस पर राइट हैंड रूल लगाऊँ, मीन्स आर टू एफ मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, तो ये देखें जब आप इस तरह करेंगे तो थंब जो है यहाँ अगर देखा जाए पेज पे तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, और जो फिंगर्स हैं आपकी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब आप इस पर ये मेथड अप्लाई करेंगे तो ये असल में हो क्या रहा है, ये स्पिनर जो है इस नट को टाइट कर रहा है। जब करेगा तो उसके लिए आपके पास डायरेक्शन कौन सी आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह अगर आप इस फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन के बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी आप इस फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ले लें। अब जब आप इस पर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरह, मीन्स जो थंब है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव करेगा। तो अब क्या होगा, ये स्पिनर जो है इस नट को ओपन करेगा, और अब हम जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो आपके पास ये स्पिनर इस नट को ओपन करेगा, और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो ये फोर्स जो है जो स्पिनर पे लगाते हैं वो इस नट को टाइट करेगी। है एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉपिक के एंड पे एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें टॉर्क और फोर्स के बारे में बताया गया है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। टॉर्क हमारे पास होता है आर एफ, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, जबकि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट होती है मास और एक्सेलरेशन का। टॉर्क का एक और फार्मूला आप पढ़ेंगे, आई अल्फ़ा। आई स्टैंड्स फॉर इनर्शिया एंड अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। और बेसिक इनका डिफरेंस ही यही है कि टॉर्क जो है चूँकि ये एक सर्कुलर हम मोशन में लेते हैं तो टॉर्क जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और फोर्स ज़्यादा हम लीनियरली लेते हैं तो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर हम इनके यूनिट देखें, टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो इस तरह आपके पास टॉर्क और फोर्स में ये बेसिक डिफरेंस है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।